ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जब क्वेश्चन आता है यार तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि ऑप्टिकल एक्टिव ढूंढना है, ऑप्टिकल इनएक्टिव ढूंढना है, तो और लोचा हो जाता है भाई। चलिए अपन इन क्वेश्चन को करना सीखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ कहानी को बनने देखा था। अभी तक की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी क्या थी कि आपने एक लाइट सोर्स लिया, उसे निकोल प्रिज्म से पास करा, निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद आपको पीपीएल मिला, पीपीएल को आपने एक पोलरीमीटर ट्यूब से पास किया जिसमें आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और घुमा नहीं पा रहा है मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम किस तरह से ये पहचाने कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्योंकि क्वेश्चन तो इस तरह से ही आने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि अब ये किस तरह से पता चलेगा यार। ठीक है, उसका भी एक अपने पास तरीका है। अपन ने ये देखा कि अगर हमारा कंपाउंड डाइसिमेट्रिक है, अगर हमारा कंपाउंड डाइसिमेट्रिक है तो उसमें कायरलिटी होगी, और कायरलिटी होगी तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देने वाला है, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देने वाला है मतलब वो कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। मतलब हमें डाइसिमेट्री ढूंढनी है। डाइसिमेट्री का मतलब क्या होता है, डाइसिमेट्री मतलब एसिमेट्रिकल। डाइसिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, एसिमेट्रिकल। ये ध्यान रखना है, क्या होता है, एसिमेट्रिकल। तुम्हारे लेवल पर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब कि उसमें पीओएस नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस भी नहीं होना चाहिए, और उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। अगर आपके कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट है, अगर आपके कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट है, सीओएस प्रेजेंट है, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होने वाला है, इनएक्टिव होने वाला है। मतलब आपको पीओएस और सीओएस ढूंढना है। ठीक है, पीओएस और सीओएस ढूंढना है। मेनली आपको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो क्या है भाई, अनसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, तो वो कंपाउंड आपका क्या होता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे कंपाउंड में पीओएस है या नहीं है। भाई डाइसिमेट्रिक की एक कंडीशन होती है कायरल सेंटर, कि अगर आपके कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो डाइसिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है। मैं 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूं कि वो हमेशा डाइसिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि एसिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। आप ऐसे केसेस देखोगे कि ऐसे कई सारे कंपाउंड है जिनमें क्या है भाई, कायरल सेंटर प्रेजेंट्स हैं और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब जो मेन जो चीज आ रही है यहां से निकल के, यहां से एक रास्ता आपको दिख रहा है कि कायरल सेंटर को ढूंढ लिया। अगर कायरल सेंटर अपन को ढूंढ लिया कि कायरल सेंटर है या नहीं, तो डाइसिमेट्रिक के थोड़े से नजदीक और पहुंचेंगे अपन। तो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास कायरल सेंटर की। कायरल सेंटर अपन किस तरह से पता लगाते हैं। तो डाइसिमेट्री की एक कंडीशन हमारे पास कायरल सेंटर है कि अगर आपके कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो वो डाइसिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है। कि अब ये कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर का मतलब एक टेट्राहेड्रल एटम। टेट्राहेड्रल एटम मतलब आपका कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फोस्फोरस हो सकता है। एक टेट्राहेड्रल एटम जिसकी खुद की 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो या 3 डिफरेंट वैलेंसीज विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे एटम को आप क्या बोलते हो, कायरल सेंटर। ए टेट्राहेड्रल एटम that is carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, phosphorus, silicon that have its 4 different valencies or 3 different valencies with 1 lone pair of electron is termed as chiral center. एक tetrahedral atom, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है या इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो या 3 डिफरेंट वैलेंसीज विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे एटम को आप क्या बोलते हो, कायरल सेंटर। जैसे कि यहां पर देखो यार कि
ये कार्बन है, क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है भाई? इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज हैं, R1, R2, R3 और R4, मतलब 4 डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं भाई, रेड रेड डाले, मतलब ये क्या होगा आपका कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर को मैं स्टार साइन से डिनोट कर रहा हूं भाई, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन की 1 2 3 डिफरेंट वैलेंसीज विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नाइट्रोजन भी आपका कायरल सेंटर की तरह काम कर रहा है। अब इस नाइट्रोजन को देखो, इसकी क्या है भाई, R1, R2, R3 और एक H, मतलब 4 डिफरेंट वैलेंसीज हैं। एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना, H पॉजिटिव आया होगा भागता भागता कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये थोड़ा सा दानवीर है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कि बोला कि भाई ले ऐश कर, ठीक है। तो इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर दिया और खुद पर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, कमी तो आएगी थोड़ी सी, तो कमी पॉजिटिव चार्ज, 4 डिफरेंट वैलेंसीज हैं भाई, तो क्या होगा, ये कायरल सेंटर होगा। इसको देखो यहां पर ये कार्बन, ठीक है। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो यहां COH, यहां COH, डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है दोस्त, मतलब ये आपका कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। नीचे वाले कार्बन को देखें तो यहां पर क्या होने वाला है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी OH है, दूसरी थर्ड वैलेंसी COH है और फोर्थ वैलेंसी ये पूरी होने वाली है, मतलब ये आपका सेंटर क्या होने वाला है, कायरल सेंटर होने वाला है। इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं दोस्त, मतलब ये कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो, इस कार्बन को अगर थोड़ा गौर से देखें तो इसकी एक वैलेंसी COH है, एक वैलेंसी OH है, एक H है और एक ये नीचे वाला पूरा ग्रुप है, मतलब इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है, मतलब ये कायरल सेंटर की तरह काम करने वाला है। और इस कार्बन को देखोगे तो क्या कहोगे भाई कि एक COH, एक OH, एक H और एक ये पूरी डिफरेंट वैलेंसी, मतलब ये भी आपका कायरल सेंटर की तरह काम करता है। ये टार्टरिक एसिड है आपका, ये आपका टार्टरिक एसिड है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है, नाम लिख लेना भाई सब की टार्टरिक एसिड है। इस वाले को अगर देखें, इस कंपाउंड को, ठीक है, आप जानते हो यहां पर तो हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये तो कायरल सेंटर नहीं हो सकते हैं। अब इन दोनों कार्बन को अगर देखें तो इस कार्बन की बात करें तो एक वैलेंसी CH3 होगी, दूसरी वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन। क्या अब यहां पर तीसरी और चौथी वैलेंसी कैसे देखेंगे, आपको क्या करना है, यहां से इस कंपाउंड को काटना है भाई, काटोगे तो ये पार्ट एक अलग है, ये पार्ट एक अलग है, इसको वैलेंसी कंसीडर करना है, इसको वैलेंसी कंसीडर करना है, और वैलेंसी कंसीडर करोगे तो ये दोनों पार्ट तो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये कार्बन आपका कायरल सेंटर होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी एक वैलेंसी CH3, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन और तीसरी और चौथी वैलेंसी चेक करना है, क्या करो भाई, यहां से इसे काटो भाई, काटोगे तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, मतलब डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं, मतलब ये कार्बन ही आपका कायरल सेंटर होने वाला है, ठीक है। कोई आपसे कहे ना भाई इस तरह का आपके पास कंपाउंड है, किस तरह का, इस तरह का, देखो मैं दोबारा से एक बना रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा क्या होगा, जो डाउट्स है ना वो क्लियर होंगे। देखो अब यहां पे आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या कायरल सेंटर है कि नहीं है, इन जो बचे हुए हाइड्रोजन हैं, ठीक है, जो आपके कार्बन है उन पे तो 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन होने वाले, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखें, एक CH3 होगा, दूसरा H होगा। अब तीसरी और चौथी वैलेंसी निकालनी है तो यहां से काटेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, मतलब थर्ड और फोर्थ वैलेंसी तो सेम आ गई, मतलब यहां पर कायरल सेंटर नहीं है दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं। यहां पर अलग इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से अलग अलग हो रहा है, और अलग अलग वैलेंसी होंगी, 4 डिफरेंट वैलेंसी अलग अलग होंगी तो वो कायरल सेंटर कहलाएगा। तो यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ग्लूकोज का मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। अब यहां पर अगर अपन कायरल सेंटर ढूंढने की, कायरल सेंटर है या नहीं, यहां पर देखते हैं। अब यहां से अगर क्या करना है, यहां पर इस कार्बन को देखो यार, ये वाला कार्बन अगर थोड़ा सा देखें तो इस वाले कार्बन में क्या है भाई कि इस कार्बन की क्या है भाई, 4 डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, एक H है, एक OH है, यहां से काटोगे तो ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, मतलब ये कायरल सेंटर होने वाला है। उसी तरीके से इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखें, इस कार्बन को देखेंगे, एक H है, एक OH है और यहां से अगर परपेंडिकुलरली आप इसे काटेंगे तो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने वाला है, यहां पर भी आपका कायरल सेंटर होने वाला है। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो एक H है, एक OH है, और यहां से अगर आप इसे इस तरह से काटेंगे तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, मतलब ये भी आपका कायरल सेंटर होने वाला है। अब यहां पर इस कार्बन को देखेंगे, एक H है, एक OH है, यहां से काटेंगे तो इसकी एक वैलेंसी इधर अलग आएगी, इधर अलग आने वाली है, मतलब ये भी कायरल सेंटर
होने वाला है। क्या ये कार्बन कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा भाई? यहां पर अगर देखें एक H है, एक CH2OH है, यहां से आप इसे इस तरह से काटेंगे तो ये पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट अलग है, मतलब ये भी कायरल सेंटर होगा। क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा? साफ साफ दिख रहा है, दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन मतलब सेम वैलेंसी, और सेम वैलेंसी तो कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। कायरल सेंटर का सिंपल सा मतलब एक ऐसा टेट्राहेड्रल एटम जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज या 3 डिफरेंट वैलेंसीज विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कायरल सेंटर होगा अथवा नहीं होगा। अब ये कायरल सेंटर का लॉजिक क्या है यार? कायरल सेंटर पढ़ लिया, ठीक है, एक बीच में जबरदस्ती एक टॉपिक आ गया, लेकिन हमारी कहानी क्या चल रही थी? हमारी कहानी चल रही थी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ये पता लगाना कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसमें बीच में से एक छोटा सा टॉपिक निकला कायरल सेंटर। अब मैंने ये बोला था कि कायरल सेंटर का होना थोड़ा सा एक अंदाजा देगा कि डाइसिमेट्रिक हो सकता है आपका कंपाउंड। मैंने 100% की गारंटी नहीं दी थी दोस्त कि आपका कायरल सेंटर होगा तो आपका कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा या एसिमेट्रिक होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपके कंपाउंड में एक कायरल सेंटर अकेला है तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 100% क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। अब एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तो अपन कह नहीं सकते 100% कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज पीओएस और सीओएस का ना होना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपके कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो 100% गारंटी के साथ आता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस पूरे क्लास की आज की जो समरी है वो ये है कि अगर आपके कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो 100% गारंटी है दोस्त कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, क्योंकि वो एसिमेट्रिक होने वाला है। एसिमेट्रिक है मतलब पीओएस सीओएस नहीं है, और पीओएस सीओएस नहीं मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है ना ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने का, लाइट को पीपीएल को रोटेट करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपका पीओएस और सीओएस का ना होना। कायरल सेंटर एक होता है तो 100% ये गारंटी हो जाती है कि पीओएस और सीओएस नहीं होगी, और पीओएस और सीओएस नहीं होगी मतलब वो एसिमेट्रिक रहेगा, और एसिमेट्रिक रहेगा तो पीपीएल को तो रोटेट करेगा दोस्त, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो 100% गारंटी है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। एक से ज्यादा होगा तो भाई आपको पीओएस और सीओएस चेक करना पड़ेगा कि पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस या सीओएस में से एक भी प्रेजेंट हो गया मतलब आपका कंपाउंड सिमेट्रिक हो गया, और सिमेट्रिक हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब आज की कहानी का जो सीक्वेंस निकला था ना, जो एक बीच में से रास्ता कटा था कायरल सेंटर का, वहां का जो मंजिल है, ठीक है, वो ये है दोस्त। आज की मंजिल ये है, इस लेक्चर की जो मंजिल है वो ये है, एक कायरल सेंटर का होना 100% गारंटी दे रहा है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब एक से ज्यादा आएंगे तो क्या करना है? एक से ज्यादा आएंगे तो पीओएस और सीओएस चेक करना पड़ेगा। मतलब अब नेक्स्ट जो कहानी आने वाली है वो आने वाली है पीओएस और सीओएस की, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री की, जिसकी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।